हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर की पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें ये आपका दूसरा पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2020 का पेपर है और इस एग्ज़ाम की जो है अभी इसी मंथ जो है डेट आ गई है, मतलब 14, 15, 16, 17 में जो है इन्हीं दिनों में जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सीरीज़ आपके सामने लाने का यही पर्पज़ है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इस एग्ज़ाम में यहाँ 20 प्रश्नों में जो भी टॉपिक आपके यहाँ दिए गए हैं उनके बेसिक्स जो है मैंने चैनल पर ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, आजीवन शब्द किस समास का उदाहरण है। समास पूछा है हमसे, तो समास जो है मैंने जो पिछली पीवाईक्यू सीरीज कराई थी उसमें भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आजीवन जैसे मुख्य शब्द है जीवन और यहाँ पर लगा है एक उपसर्ग आ जमा जीवन, जिसका सामान्य अर्थ होता है जीवन भर या जीवन तक या जब तक जीना हो। तो ये जो है ना जो है यहाँ उपसर्ग की तरह इस्तेमाल हुआ है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय। और जिन भी शब्दों में आरंभ में समासिक पदों में आरंभ का पद एक अव्यय हो वो समास क्या कहलाते हैं, हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प जो है सही बन जाता है। दूसरा तत्पुरुष समास है जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा जो है कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का जो है जोड़ा होता है। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का जोड़ा, या तो उपमा की जाती है, ठीक है, या फिर जो है विशेषता बताई जाती है, तो उसे जो हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही बनता है। अगला प्रश्न है कि आहत शब्द का विलोम क्या है। आहत शब्द जो है, आहत का अर्थ होता है किसी को जख्मी करना, ठीक है, किसी को आघात पहुंचाना कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास तीन विकल्प दिए गए हैं। एक तो दिया गया अनहोता जो एक निरर्थक शब्द है। दूसरा अनहित, अनहित रिलेटेड है हमारा अहित से, कि जो हित में ना हो उसे क्या कहेंगे, अहित या अनहित। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है हमारा अनाहत, ये इसका विलोम है, यानी कि जिस पर जो है आघात ना लगा हो, आघात ना लगा हो वो क्या होगा, अनाहत, ठीक है। और जिस पर आघात लगा हो या चोट लगी हो उसे क्या बोलेंगे, आहत। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, मैं 67 को पहले ले रही हूँ क्योंकि जो है सामने सामने प्रश्न कर लेते हैं। सुबह हुई और चिड़िया उड़ गई, यह किस तरह का वाक्य है। तो जब भी ये किस तरह का वाक्य है, ये रचना के आधार पर जो है हमसे वाक्य का भेद पूछा गया है। रचना के आधार पर हमारे तीन भेद है, कौन से, साधारण, मिश्रित, संयुक्त। साधारण को हम सरल वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन भेद हमारे जो है रचना के आधार पर होते हैं। ये अब पूछा है कि यहाँ पर ये कौन सा है। जिन भी दो साधारण वाक्यों में, यहाँ दो साधारण वाक्य हैं, एक तो सुबह हुई एक वाक्य, चिड़िया उड़ गई दूसरा वाक्य। जब दो साधारण वाक्य किसी कंजंक्शन से जुड़े हो, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, योजक शब्द, या फिर क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जब दो वाक्य दो साधारण वाक्य केवल समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों और जहाँ पर आश्रित उपवाक्य ना हो, वहाँ पर कौन सा हमारा वाक्य का प्रकार होता है, वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसी को जैसे अगर मैं सरल वाक्य में बदलना चाहूँ तो क्या होता है कि सुबह होते ही चिड़िया उड़ गई। मिश्र में बदलना चाहूँ तो क्या होगा, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही चिड़िया उड़ गई, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला है ध्यान पूर्वक शब्द क्या है, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कैसा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। कैसे, जैसे अगर कितना बताना है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक। ये बताया जाए कब हो रही है तो क्या होगा,
कालवाचक क्रिया विशेषण। ये बताया जाए कहाँ हो रही है तो क्या होगा हमारा स्थानवाचक, और ये बताया जाए कैसे हो रही है तो क्या होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर परिमाणवाचक में क्या होगा, जैसे वो बहुत खाता है, थोड़ा सोता है, ठीक है, सोने की क्रिया कैसे हो रही है, थोड़ी हो रही है। खाने की क्रिया कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कब, जैसे अभी, तुम अभी आ जाओ, तुम कब गए थे, ठीक है, तुम रोज पढ़ते हो तो रोज, अभी, ये सब कालवाचक को बताते हैं। ऐसे स्थानवाचक में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर स्थान के नाम नहीं होते, यहाँ पर कैसे स्थानों के नाम होते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रीतिवाचक में क्या होता है, रीतिवाचक में क्रिया के होने का तरीका बताया जाता है। जैसे क्रिया धीरे धीरे हो रही है, आराम से हो रही है, प्रसन्नता पूर्वक हो रही है, ध्यान पूर्वक हो रही है ना, या ध्यान से हो रही है। तो ध्यान पूर्वक हमारा क्या बता रहा है, क्रिया के होने का तरीका बता रहा है, रीति बता रहा है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला जो है हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं। देखो, जो है हमारे समास होते हैं कुल 6। ठीक, कुल 6 समासों में से जो सबसे पहला भी हमने किया था अव्यय भाव, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और जो है विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास अभी मैंने बताया विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का जोड़ा होता है। अब बचता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पिछली बार भी उदाहरण लिया था, अब फिर से ले रही हूँ। जो है मैंने लिखा लंबोदर। ठीक है, लंबोदर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लंबा और दूसरा है उदर। ठीक है, अब लंबा उदर, यहाँ विशेषता बताई जा रही है लंबा उदर, यानी कि जिसका उदर जो है लंबा हो। ठीक है, या जो है लंबा है उदर। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ लंबे उदर वाला, तो लंबे उदर वाला लंबोदर नाम हमने किसके लिए जो है निश्चित किया हुआ है, गणेश भगवान के लिए। हम हर एक मोटे जो है आदमी को जो है लंबोदर नहीं कहते, हम किसे कहते हैं लंबोदर, हम गणेश जी के लिए ये फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान ना हो, ठीक है, कोई तीसरे पद की ओर इशारा करते हो, वो समास क्या होता है हमारा, बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान देना कान से संबंधित है। संतोष होना तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, मार देना भी नहीं। हाँ, ध्यान से सुनना समझ आ रहा है कि कान दिया यानी कि ध्यान से सुना। अगला है करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक जो है साधन की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, साधन जिसमें कोई चीज किसी दूसरे काम को करने में सहायता करती है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान का विभक्ति चिन्ह भी जो है से है, लेकिन वहां पर अलग होने का भाव या तुलना होने का भाव होता है। अगला है, यहाँ पर मैं ये वाले प्रश्न पहले ले रही हूँ ताकि जो एक साथ आगे बढ़ पाए। अगला है अंगुली का तद्भव शब्द क्या है या तद्भव रूप क्या है। तो अंगुली का तद्भव रूप क्या है हमारा, उंगली है। अंगूठी तो कुछ नहीं है और अंगुल भी नहीं, हमें क्या करना है, उंगली को जो है यहाँ पर सही विकल्प मानना है। और न अगला है शरणागत में कौन सा समास है। तो शरण में आगत या शरण में आया हुआ। शरणागत क्या होता है, शरण में आया हुआ। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लग रहा है हमारा। विभक्ति जो लगती है जब जिस समास में, वो कौन सा समास होता है हमारा, तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, काया पलट होना लोकोक्ति का अर्थ है। काया पलट हो जाना, अरे उसकी तो काया ही पलट गई, यानी कि वो बिल्कुल बदल गया। क्या है इसका अर्थ, कि बिल्कुल बदल गया। अगला है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे क्या बोलते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से हो, जैसे मैंने बोला राम बस से जाता है। अगर मैं यहाँ पर जो है से हटा दूं तो यहाँ पर जो है राम बस जाता है, कोई अर्थ नहीं बन रहा। तो कौन बता रहा है कि जाता है क्रिया राम से संबंधित है, और राम क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, वो
जाता है क्रिया राम से संबंधित है, इससे पता चल रही है। और ये से क्या है हमारा कारक, क्या कहलाता है, कारक। तो यहाँ पर कारक हमारा सही बन जाता है। वाच्य जो है हमारा, वाच्य व्याकरण का एक अलग टॉपिक है जिसमें हम ये बताते हैं क्रिया कर्म जो है क्रिया कर्ता कर रहा है या कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जा रही है, ठीक है। और धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन सा शब्द कुसुम का पर्यायवाची है। कुसुम जो है हमारा पर्यायवाची किसका है, फूल, प्रसून और पुष्प का। किसका नहीं है, कमल की, ठीक है। कमल का जो है पर्यायवाची कैसे होते हैं, जलज, पंकज। ये पिछली वाले जो है हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यू कराए थे, उनमें भी कराया था। जा मतलब जन्मा, जल में जन्मा, कीचड़ में जन्मा, पंख मतलब कीचड़ में जन्मा, ठीक है। नीरज पानी में जन्मा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कमल के पर्यायवाची हैं, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो है कमल के लिए। तो यहाँ पर ये उत्तर हमारा बन जाता है, ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। तो संख्यावाची पद पहला होगा तो 5 है, पंचवटी 5 वटियों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। लेकिन रात दिन में कहीं पर भी संख्यावाची शब्द नहीं है। ये इसका विग्रह क्या होता है, रात और दिन। क्या होता है, रात और दिन। किसका उदाहरण है ये उदाहरण है हमारा द्वंद्व समास का, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे सामने कि निरोग का संधि विच्छेद क्या है। निरोग जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब कैसे है निरोग, हमें दिख तो ये रहा है नी जमा रोग, नीर जमा रोग तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। नीर जमा रोग भी नहीं, हाँ इन दोनों में से हमें देखना। अब इन दोनों में से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कईयों को तो ये स्पेलिंग ही गलत लगती है कि निरोग की स्पेलिंग ये होगी, क्योंकि कई जगह लिखी भी होती है ये। तो सही क्या है हमारा, संधि विच्छेद है ये, ठीक है। कैसे कि विसर्ग से पहले यदि ई हो और विसर्ग के बाद ई या ई हो या ऊ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद हमारा र हो, तो क्या होगा, ये बड़ी ई में बदल जाएगी या बड़े ऊ में बदल जाएगी। जैसे निही जमा रव हो तो क्या बन जाएगा, नीरव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाता है। अगला फिर से देखो, समास का ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं, तो समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अच्छे से पढ़ लें। अगला है जैसे तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व और अव्यय, ये 4 समास दिए हैं और इनके जो है उदाहरण दिए हैं। बताना है कि कौन सा शब्द जो है किस समास से संबंधित है। हस्तलिखित का इनका विग्रह करके देख लेते हैं। हस्तलिखित होता है हाथ से लिखित, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ क्या होता है, हस्तलिखित, ठीक है। भर पेट, पूरा पेट, पूरा भरा पेट, है ना। चौराहा 4 राहों का समूह, ठीक है। और आशा निराशा, आशा और निराशा। तो यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह आया हाथ से लिखित, तो ये तो हो गया तत्पुरुष। भर पेट, तो भर जो है हमारा भर पेट, भरपूर, इसमें जो है भर किसकी तरह काम कर रहा है, अव्यय की तरह काम कर रहा है, तो ये अव्यय भाव समास हो गया। चौराहा में पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो द्विगु समास, द्वि को एक संख्या की तरह याद करें। द्वंद्व समास क्या है हमारा, आशा और निराशा, जहाँ पर और दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द विग्रह करते हुए लगता है। तो पहले का पहला, ठीक है, दूसरे का हमारा है तीसरा, तीसरे का चौथा, ठीक है, और चौथे का क्या है हमारा दूसरा। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है ना, वो क्या होती है हमारी, रचना के आधार पर होती है। तो इसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो सकर्मक, जिनमें कर्म नहीं होता वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
अगला है सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्द हमारे देखो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद माने जाते हैं, एक तो निरर्थक और दूसरे सार्थक। फिर उसके बाद पूछ लिया गया सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्दों के हमारे भेद होते हैं, एक तो संज्ञा शब्द होते हैं सार्थक, सर्वनाम शब्द सार्थक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है विशेषण, उसके बाद हमारे क्रिया शब्द सार्थक होते हैं, और उसके बाद है हमारे कौन से अविकारी शब्द, ठीक है, या अव्यय जैसे जिन्हें कह सकते हैं अविकारी शब्द, ये हमारे सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे 5 भेद माने गए। इसके अलावा किसी किसी व्याकरण में 8 भेद भी दिए जाते हैं। अविकारी शब्दों को जो है खोल कर लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है। अगर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पूछे जाएं तो हम कौन कौन से शब्द मानते हैं, तब हम पर्यायवाची, विलोम, इन सब को भी शब्दों के जो है अर्थ मानते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प मुझे लग रहा था वो यही मैंने गेस किया कि एग्जामिनर इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। अगला है क्षणिक शब्द का विलोम क्या है। क्षणिक का अर्थ होता है जो पल भर का हो, जो पल भर में नष्ट हो जाए, तो इसका विलोम होगा जो कभी नष्ट ना हो। नश्वर तो इसी का पर्यायवाची है ना। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, शाश्वत। शाश्वत का अर्थ जो क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। अगला प्रश्न है ताला शब्द कौन सा लिंग है। तो यहाँ 3 हमारे पास जो है विकल्प है, ये तो है ही नहीं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। उभयलिंग हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। तो हिंदी शब्दों की ही बात करें तो ताला लगाया है ना, तो ताला कैसा शब्द है हमारा, क्रिया लगाकर देखा, तो हमारा क्या है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब ताला जो है वैसे आकारांत शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कई कई बार जो है हमारे पास जो है क्या होता है अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो ताला शब्द जो है क्या होगा हमारा पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये तत्सम तद्भव की क्लास मैंने अभी ली है। अनुनासिक वाले शब्द जो है तत्सम नहीं होते, हमेशा तद्भव होते हैं, ठीक है। आग का तत्सम अग्नि है, ठीक है। आज का तत्सम अद्य होगा, ठीक। तो अग्र जो है मैंने कैसे पहचाना, इसके नीचे पदेन रा लगा है, पदेन रा लगा हो या रेफ लगा हो, ये वाला रा लगा हो, या री ऋषि का स्वर लगा हो, तो ये सब शब्द हमारे क्या होते हैं, ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो मैं तो विकल्प देखकर ही हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पदेन रा वाला जो है हमारा कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रश्न थे 20, जो आपके कल या परसों में एक और आपके जो है PYQ में ज़रूर कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।